हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, प्रीवियस सेशंस तक हम लोगों ने आपके साथ सेल के बारे में डिस्कशन किया था। हम लोगों ने डिस्कशन किया था उनकी ईएमएफ के रिगार्डिंग और सेल के जितने भी लॉ बेसिस आइडियाज़ थे वो। अब वहाँ से जब हमने वो लॉ सीखे तो आप लोगों ने देखा कि हमने उनकी बेसिक फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग कुछ नई चीज़ें और देखी, और वो नई चीज़ें क्या थी? करंट और टाइम के बेसिस पे हम कुछ चीज़ें देख रहे थे। तो यहाँ पर अब जब आप बात करेंगे, जब कभी भी करंट के रिस्पेक्ट में या फिर इलेक्ट्रोलिसिस के रिस्पेक्ट में, तो आपको लॉ सुनने में आया होगा फैराडेज लॉ। तो यहाँ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगी फैराडेज लॉ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम फर्स्ट लॉ। ठीक है, जनरल नेम से जाना जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और यू कैन ऑल्सो से फ्रॉम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो, फर्स्ट लॉ के अंदर अगर मैं बात करूं, द मास ऑफ ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड। अब क्या मैंने आपसे नहीं कहा था, करंट कह लीजिए, चार्ज कह लीजिए, बात बिल्कुल एक सी है। तो क्या कहा जा रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर बात हो रही है, जो मास है स्टैंडर्ड सब्सटेंस का या तो ऑक्सीडाइज हो या फिर रिड्यूस हो। कहाँ पर? इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चार्ज के। तो क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ दैट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। अब Q यहाँ पर W है हमारा मास, और Q क्या डिनोट कर रहा है? चार्ज। आप इसको कैपिटल Q से भी दिखाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो चार्ज सप्लाई हो रहा है, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ से हटाती हूँ तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। तो लीजिए, मैंने हर बार K लेते हैं, इस बार ले लिया Z। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले सकती हूँ। और अगर मेरे को यहाँ से Q की वैल्यू निकालनी है तो आप कहेंगे दैट इज ZIT। अब ये क्या चर्चा है? तो ये चर्चा है जब कभी भी W की बात की जाएगी तो वो क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, जिसको आप कह रहे हैं मास भी। Q क्या है? चेंज इन कूलम्स, दैट मीन्स करंट, चार्ज। I is current, T is time, Q is electrochemical equivalent, and Q की जो वैल्यू है वो क्या है? E/96,500। और ये क्या है? यही हमारी वैल्यू है जब हम बात करते हैं चेंजेस में। तो इस तरीके से तुमको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ के रिस्पेक्ट में जो चर्चा की जाएगी, याद रखना है क्या कहा है कि मास जो है इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? इलेक्ट्रोड के ऊपर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड के। चलिए नेक्स्ट। अब अगर बात की जाए, बहुत बार इस बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जो ये 96,500 कूलम लेते हैं तो कैसे आया ये? तो सुनिए, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा जाए तो आपको सीधा सीधा सा पता है कि होता है 96,500 कूलम। कैसे आया ये? तो देखो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा जाए तो आप कितना यूज़ करते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर 1 मोल में पूछा जाए तो आप एवोगाड्रो नंबर से उसको क्या कर देते हैं? सिंपल सा मल्टीप्लाई। तो और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 × 10⁻23। तो अगर मैं एवोगाड्रो नंबर और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करवा दूं, ये लो, क्या करोगे? 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.023 × 10⁻23। तो इसको अगर आप होल ओवर कैलकुलेट करते हो तो कुछ आता है लगभग 96486। तो क्या इसको ऑन एंड ऑन टोटल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने एक वैल्यू असाइन कर ली, दैट इज 96,500 कूलम्स। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या लेना है? 96,500 कूलम। सीधे न्यूमेरिक वैल्यू में ये वैल्यू या तो आपको गिवन होती है, और गिवन नहीं होती है तो अभी सिखा दिया कैसे आया। डायरेक्ट याद रख लो कैसे आया। 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज और 1 मोल, आपने क्या किया? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट्स इट। तो बात समझ में आई? तो देखो, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताती हूं, जो Z हमारा क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल जो कांस्टेंट आया है, इस Z को आप क्या लिख सकते हो? मोलर मास या एटॉमिक मास होल डिवाइडेड बाय 96, जो आपका चार्ज है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनटू NF। NF क्या है? हमारा वैलेंसी फैक्टर। बताया है सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी बहुत ढंग से कि व्हाट इज NF? वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से आप इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हो। तो इक्विवेलेंट मास निकाल के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MM/NF, यानी मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास भी पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में ही थोड़ा सी काट छाट करके और आपने फॉर्मूला निकाल लिया। बात समझ में आई?
ये लो लिखो। अब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और लिख लो जो हमने एक ही फॉर्मूले से बनाए हैं। अगर इसी रिस्पेक्ट में आपसे W पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, mm इंटू IT, जो अभी हमने ZIT के रिस्पेक्ट में लिखा था 96 इंटू दिस। ऐसे ही यहाँ से अगर n निकालना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने पड़ जाए तो कुछ नहीं करना है तुमको, I इंटू टी होल डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये फॉर्मूला रख देना। अब क्योंकि पता है नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं किसके, वैलेंसी फैक्टर के, जिसको आप NF से बता रहे हो, तो आप सीधा सीधा सा इसको पुट कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ से अब ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने C, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैथोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनोड इज इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर ऑफ एनोड अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैथोड। ये फॉर्मूला बार बार यूज करूंगी मैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसी फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या है, जस्ट इनवर्सली देख लो, इनवर्सली के अकॉर्डिंग फॉर्मूला असाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। फर्स्ट लॉ हमने ब्रीफ किया, कोई दिक्कत नहीं थी, छोटी सी चर्चा थी। क्या कह रहा था, मास को 4 से मल्टीप्लाई। सेकंड लॉ क्या कहता है, जब आप इक्वल चार्ज पास करा रहे हो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू, पहली चीज समझना। अब देखो थोड़ा सा मैं पहले इसको समझा लेती हूँ तुमको, फिर अपनी लैंग्वेज देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक बैटरी से दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर रखे हैं और सीरीज में दोनों को कनेक्ट कर रखा है। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ, जब इक्वल चार्ज पास कराया जाता है दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, तो आप उनको कह रहे हैं कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये देखो मैंने आपको ये सीरीज का कनेक्शन पहली चीज तो दिखा दिया। फिर क्या है, द मास डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, यानी Z की बात होगी, और इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस, यानी कि क्या कहा गया है, या तो Z के बराबर होगा या फिर EM के बराबर होगा। रेशियोज कि जब कभी भी आप दो इलेक्ट्रोड्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इनका कहना है कि जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो हमेशा या तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स के रेशियो में होगा या फिर उनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो में होगा। ये कहलाता है सेकंड लॉ। बात समझ में आई, इक्विवेलेंट मासेस या फिर कहता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, दैट्स इट। और कनेक्शन है सीरीज, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर सीरीज कनेक्शन जब आप कराएंगे तो जब सीरीज फॉर्म में वो कनेक्टेड है तो वहां पर जो मास डिपॉजिट होगा वो या तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स का रेशियो होगा या फिर किसका, इक्विवेलेंट मासेस का रेशियो होगा। तो फॉर्मूला बेसिक अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आप दो नहीं 4 सेल ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, बस आपको कनेक्शन सीरीज रखना है, ठीक है। तो आपने ले लिया लाइकवाइज दिस, तो रेशो और किसके इक्वल कहा गया है, मासेस का रेशो इक्विवेलेंट मासेस के। तो क्या मैं इस तरीके से दिखा सकती हूं, W A is to B is to C is to D is equals to equivalent mass of A is to equivalent mass of B is to equivalent mass of C is to equivalent mass of D। तो हमने यही बोला। होल ओवर इसको और भी लिखना चाहो तो अगर हम दो के फॉर्म में बात करें, ये मैंने 4 के रिस्पेक्ट में लिया, तो ये लो, तो आप कैसे लिखोगे, W1 by W2 is to Z1 by Z2 equals to E1 by E2। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब सुनो काम की बात, नोट फॉर नीड फॉर एनी सीरीज कनेक्शन of 2 or more than 2 cell, the ratio of their respective weight at electrode is equal to their equivalent mass ratio। क्या मैंने वही चीज़ कही जो अभी बोली, सेम वही चीज़ है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक सीरीज कनेक्शन में ऐड करते हैं तो क्या होंगे, इलेक्ट्रोड्स पे जो उसका वेट या मास कंज्यूम हुआ है, इकट्ठा हुआ है, वो इक्वल किसके होगा, इक्विवेलेंट मास रेशियोज के। क्लियर। अब आओ, अब आपको यहाँ पर पढ़ना है एक छोटा सा पॉइंट कि फैराडे के 2 लॉ थे, ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपने पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट पर बहुत छोटा सा पार्ट था।
अब आपको इस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में एक चीज़ पढ़नी है, वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या कहा मैंने? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। बेसिक टर्म्स हमने सारी पढ़ रखी हैं, लेकिन यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं वो 1 to 1 सुनते जाओ। तो सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो आप कहेंगे मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ। क्या कहा इन्होंने? मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक जितने भी कंडक्टर्स होते हैं किसको ओबे करते हैं? ओम्स लॉ को। अब उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि रेजिस्टेंस जो होती है किसी भी कंडक्टर की, वो रेशो होती है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की जो कि फ्लो हो रहा है। क्या कहा गया? जो रेशो होगा, जो रेजिस्टेंस होगी उस कंडक्टर की, वो रेशो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। तो आपने इसको लिख दिया, ये लीजिए R इज इक्वल्स टू V ओवर I, जिसमें ये है आपकी रेजिस्टेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज करंट। तो यही कहा है कि किस किस का रेशो होगा? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशो होगा। ये लीजिए, और आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस की यूनिट ही क्या होगी? ओम, क्योंकि ओम्स लॉ को ओबे करता है। अब देखो, अब रेजिस्टेंस से हम पहुंचे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तरफ, जिसको आप रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, कुछ भी कह लीजिए। तो आप कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज सिंपली रेजिस्टिविटी। यानी कि बात किसके बिहाफ पे हो रही है? डेंसिटी के बिहाफ पे, और डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हमेशा लिया जाता है रो फैक्टर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो आपने इसको लिख लिया। अगर इसके रिस्पेक्ट में वो आपसे यूनिट पीछी जाती है तो आप कहेंगे ओम सेंटीमीटर। अब चलो यहाँ से हम पहुँचे कंडक्टेंस पे। पहले रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टिविटी, फिर कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या कहता है? ये वो प्रॉपर्टी है जिससे आपको पता चलता है कि फ्लो ऑफ करंट किसको फेवर कर रहा है। इन टर्म्स हम इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो रेजिस्टिविटी के जस्ट इनवर्सली है। तो आपने कहा G इज इक्वल्स टू 1/R। तो अगर यूनिट फॉर्म पूछा जाए तो पता होना चाहिए ओम इनवर्स और सीमेंस। पहली चीज तो ये। अब यहां से अगर R की वैल्यू रख दूं मैं, और R की वैल्यू क्या थी? रो L बाय A। ये R की वैल्यू है, R की वैल्यू यहां पुट कर दो। G इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 अपॉन रो L बाय A, और इसको क्रॉस में सॉल्व कर लो तो 1 बाय रो इंटू 1 अपॉन L बाय A। ये हमारे पास किसके फॉर्म में आया? कंडक्टेंस के फॉर्म में। तो यहां से ये पता चला कि जो 1 बाय रो फैक्टर होता है वही आपका कहलाता है कंडक्टिविटी, और इसी 1 बाय रो फैक्टर को कहा जाता है, एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, दैट इज कप्पा। तो क्या समझ में आया? हम लोगों ने सबसे पहले कंडक्टेंस चेक की, और जो कि क्या प्रॉपर्टी है? फेवर करती है फ्लो ऑफ करंट को। हमें पता चला यहां से रेजिस्टेंस के बिहाफ पे। अब रेजिस्टेंस के बिहाफ पे आपने रेजिस्टिविटी को चेक किया, R की वैल्यू यहां पर रखी, दैट इज रो L बाय A। रेजिस्टिविटी से जो हमने अभी अचीव की थी, जैसे ही आपने इसमें असाइन की तो आपको रिजल्ट में मिलता है 1 बाय रो, दैट प्रूव्स कंडक्टिविटी। और ये जो कंडक्टिविटी रेशो है ये कहलाता है इन टर्म्स कप्पा। ठीक है, तो अगर ये रिप्रेजेंटेशन आए तो पता होना चाहिए दिस इज कप। अब यहां से हम प्रोसीड किए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की तरफ। जैसे रेजिस्टेंस से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस से भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखो ये क्या होगा इन टर्म्स? इट इज जस्ट सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो फॉर्मूले में रख दो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, फिर रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट के बिहाफ पे, तो होल ओवर आया तुम्हारे पास ये। तो अगर इसको असाइन किया जाए तो कैसे लिखोगे? कप्पा इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। अब पता होने चाहिए कि ये दोनों क्या हैं। तो अगर ये पूछा जाए तो ये है कंडक्टेंस, जबकि G स्टार आपका क्या कहलाता है? सेल कांस्टेंट। ये लो, कर लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और यूनिट पूछी जाए तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो अब हमको क्या डिस्कस करना है? हमें बात करनी है कंडक्टेंस के बेसिस पे। अभी तक हम लोग फ्लो ऑफ आयंस की बात कर रहे थे, दैट मीन्स माइग्रेशन ऑफ आयंस के बारे में ही चर्चा हो रही है। यहाँ भी वही आपको चेक करना है, लेकिन साथ साथ डाइल्यूशन के। तो यहाँ एक बात याद रखनी है, जब कभी भी मैं कंडक्टेंस के बेसिस पे बात करूंगी तो पहली चीज़ क्लिक होनी चाहिए ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। दूसरी चीज़ ये है कि एज पर द डाइल्यूशन, जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो आप कहेंगे कंडक्टेंस भी जो है सोल्यूशन की वो होगी इंक्रीज, और कंडक्टेंस इंक्रीज होने की वजह से ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो क्या बात समझ में आई? एज द कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, तो आप कह रहे हैं क्या? ईज ऑफ
फ्लो ऑफ आयंस ऑल्सो इंक्रीजेज। चलो ठीक है, यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पर इस चीज़ से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता है, क्योंकि जब जब हम फ्लो ऑफ आयंस की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डाइल्यूशन के बेसिस से ही बात होगी। डाइल्यूशन के बेसिस से बात होगी तो कंडक्टिविटी बिल्कुल पूछी जाएगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो याद रखना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यहाँ डिक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन एज द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एज द फ्लो ऑफ आयंस ऑल्सो इंक्रीजेज इन द कॉज। ठीक है, तो याद रखोगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लोगे चर्चा? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब आओ, अब मैंने कहा, अब मैंने सेकंड प्रॉपर्टी रखा कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को ऐड कर दूं, क्या है मेरी कंडीशन कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट में अगर इसमें ऐड कर रही हूं, तो अब मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है ना भाई सॉल्यूट, अब जब सॉल्यूट ऐड किया तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गए। मैंने पानी लिया, पानी में एक आपको जितनी क्वांटिटी में शिकंजी बनानी थी लाइक 1 ग्लास, तो आपने नमक चीनी उसी स्वाद अनुसार डाले। अब अगर आपने बढ़ा दी अगर क्वांटिटी, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़े, टेस्ट खराब होना शुरू हुआ, तो सेम बात यहाँ आ गई। तो इन्होंने कहा कि अगर मैंने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इन्होंने कहा भाई नंबर ऑफ आयन बढ़े, नंबर ऑफ आयन बढ़े तो आफ्टर डाइल्यूशन कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये लो, तो इस अकॉर्डिंग यहां पर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को चेक किया जाए, जैसे आप कहते हैं अल्फा, तो क्या हो गई इन टर्म्स 100/100, मतलब होल ओवर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पर क्या कहलाएगा? 1। तो इसको अगर आप चेक करते हैं डीओडी और डीआईडी के, डीओआई के रिस्पेक्ट में, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के रिस्पेक्ट में जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको जस्ट और अलग अलग रेशियोज सामने आएंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में तो आप कह रहे हैं जस्ट रिजल्ट इज 1, वेल इन द केस ऑफ आयनाइजेशन कुछ चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा? तो अब हम करते हैं वो चेक। अब हमें ये तो पता है जब कभी भी रिएक्शन के बेसिस पे लिखते हैं, केमिकल के बेसिस पे, तो आप कैसे लिखते हैं? ए बी है, कोई भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, आयन है, आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट होगा तो क्या होगा? प्लस और माइनस में डिसोसिएट होगा। ये लीजिए, अब अप्लाई करते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग और वीक के बेसिस पर पूछा जाता है, तो मैं पहले बता रही हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl, NaCl। तो देखो यहाँ पर डीओडी क्या हो जाएगा? 100%, दैट इज 1। जबकि वीक के केस में अगर देखो, वीक एसिड के रिस्पेक्ट में बात करो तो CH3COOH डिसोसिएट करूँ अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में, तो आपने कहा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में डिसोसिएट हो जाएगा। सिंपल डिसोसिएशन तो हमने बहुत ढंग से पढ़ रखा है, तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक। इसका मतलब क्या है कि पूरा की पूरा यूज नहीं हुआ है, जो सिर्फ काम आया है वो कितना है? जस्ट 10%। तो क्या मैं इस रेशियो को लिख सकती हूँ लाइक दिस 100-10, यानी इन्होंने जो यहाँ पर इनका कंजम्पशन है वो कितना है? 10%। अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूँ तो वैल्यू चेक कर सकते हैं, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 10/100, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1। तो अब देखो दोनों केसेस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको रेशियो मिला है डिफरेंट। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1, व्हाइल इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा क्या आया है? 0.1। तो ये डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि बहुत बार इन चीजों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाओ, अब यहां से हम प्रोसीड करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की तरफ। मोलर कंडक्टिविटी इन सिंपल है ही क्या? द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इन जनरल अगर कहा जाए तो किसी भी आयन की अगर आपको कंडक्टेंस के बेसिस पे पूछा जा रहा है मोलर कंडक्टिविटी, तो वो सिर्फ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में ही पूछी जाएगी, और किसमें? गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, अब फैक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं? अब जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं फैक्टर्स अफेक्टिंग योर स्टडी, तो तुम्हारा पॉइंट क्या आएगा? मैम फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टडीज़ आर टाइम, फ्रेंड्स, स्पेशली फैमिली। मम्मा बहुत सारे काम बता देती हैं, पापा बहुत सारे काम बता देते हैं, बहन भाई एंड सो ऑन। तुम अपने ऊपर कुछ नहीं लोगे कि हाँ तुम खुद एक मेजर फैक्टर हो अपनी स्टडीज़ का, जो नहीं पढ़ना चाहते या फिर उसको टालना चाहते हैं। जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं। फैक्टर्स उन्हीं को ढूंढने पड़ते हैं इफेक्टिंग वाले, जो सच में कुछ कमी चाहते हैं। तो देखो, फिर मैं वही कहूँगी, कम पढ़ना आता है कम पढ़ो, लेकिन टू द पॉइंट पढ़ो, कंसेप्चुअली पढ़ो, लॉजिकल चीज़ें चेक करना सीखो, कौन से पार्ट में से कितना तुमको आता है, कितना समझ आ रहा है, कवरेज तुम्हारा क्या है, उस अकॉर्डिंग पूरा की पूरा नोट्स बनाओ। ठीक है, अब आ जाओ, तुम्हारे फैक्टर्स को छोड़ो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पहला फैक्टर क्या है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन।
सेकेंड, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, टेम्परेचर एंड हाइड्रेटेड आयन। अब ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर रखे हैं, आते भी हैं। 1 to 1 ही देख लो, इंटर आयनिक अट्रैक्शन मेजर कॉज अफेक्ट करने का, पोलैरिटी भी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर एंड हाइड्रेटेड आयन। चलो नेक्स्ट पढ़ना है कंसंट्रेशन सेल्स। अब ये कंसंट्रेशन सेल्स मैं पढ़ाऊँगी, उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगी। याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट सेशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे, पूरा सेल लिखना सिखाया था। सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब सेल लिखना सिखाया था तो हम लोगों ने उनके रेशियोज़ भी आइडेंटिफाई किए थे, वो भी तुम्हें आ गया है। तो सेम वही चीज़ यहाँ देखनी है, कुछ भी नया मसाला है नहीं। तो ये नहीं कि अब भाई अलग से कहाँ से कंसंट्रेशन सेल आया। चिल रहो, चिल। सिर्फ 2 रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में। आओ, concentration cells are formed when 2 electrodes of same metal, पहली चीज क्या है, 2 electrodes of same metal are dipped individually into 2 solutions of same electrolyte with varying concentration and the solutions are connected by a salt bridge। तो ये जनाब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड है उनका मटेरियल तो समान है, मतलब मेटल तो सेम है, लेकिन जिसमें डिप कर रहे हो 2 सॉल्यूशंस में, वो सॉल्यूशन सेम इलेक्ट्रोलाइट के तो हैं लेकिन कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, और दोनों की दोनों को आपने ज्वाइन कर रखा है सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। याद आया होगा अगार अगार जेल, उसमें हम बेस मीडियम रखते थे, बिल्कुल वही। सेल की पूरी पढ़ चुके हो तुम रिप्रेजेंटेशन, तो दिक्कत तो है नहीं। तो क्या कहा है, जब 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स सेम मटेरियल, सेम मेटल, ऐसे याद रखो, डिप्ड इंडिविजुअली, ठीक है, इनटू 2 सॉल्यूशंस, 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, एंड सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। ये लो, हो गया काम। अब देखो कितने बढ़िया से तुमको ये समझ में आएगा। क्या कहना चाह रही हूँ, अगर इस लैंग्वेज को हटा दूँ, 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मेटल dipped individually in 2 solutions of same electrolyte connected by a salt bridge is simply known as what? Concentration cells। अब एग्जाम्पल से चेक करते हैं कि मैंने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड ली, ठीक है। अब कैथोड और एनोड दोनों की तरफ तुमको रिएक्शन पार्ट देख के चलना है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो तुमने क्या कहा, एक फेज में H2H+, C1 कह लिया कंसंट्रेशन, H+ से H2 C2 कह लिया। ऐसे ही तुम कॉपर की भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर 1 to 1। तो आपको 2 टाइप के पढ़ने हैं। पहली चीज़ तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो यहाँ मैं डिस्कस करूँगी तुमसे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। देखो, एक पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगी, ढंग से सुनना। अब मैंने यहाँ H2 सेल लिया है, अभी कहा जनाब ने 2 इलेक्ट्रोड सेम मेटल, यही का डिप्ड इंडिविजुअली इन 2 सॉल्यूशंस, dipped individually in 2 solutions of same electrolyte. Connected by a salt bridge। ये लो, हो गया काम। तो देखो यहाँ मैंने किसकी ली है, हाइड्रोजन की। तो सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूँ तो H2 P1, ये मैंने अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस बताई है, C1 C2 P1 P2, ठीक है। H2 से H+ एंड H+ से H2। अब क्या करोगे, सबसे पहले हम वही लिखेंगे हमने जो लास्ट सेशन में चेक की थी, वैल्यू निकलवाई थी तुमको, क्या थी, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10Q। ये फॉर्मूला था हमारा मेन फॉर्मूला। अब रख दो इसमें वैल्यू। अब आपको पता है यहाँ पर E नॉट सेल आपका क्या है, 0, और n की वैल्यू क्या है, 1। तो E सेल इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0.059 अपॉन n log।
अब किस किस के रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं, H2 वाले में, तो P2 अपॉन P1। यहाँ पर आप देखेंगे कि P1 लेस देन है P2 से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अब क्या करोगे, अब एनोड पे चेक करो, फिर कैथोड पे चेक करो। तो एनोड वाले पे अगर देखें तो हाफ H2 गिव्स क्या हो रहा है, H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, जबकि कैथोड पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। तो यानी इसने यहाँ पर ये बनाया है और इसने यहाँ पर ये निकाला है। तो ओवरऑल रिएक्शन में चेक करूँ कैसे, इस इलेक्ट्रॉन से इसको काट दो, ये दोनों तो कट गए, तो क्या बचा तुम्हारे पास, H प्लस प्लस हाफ H2 गिव्स H प्लस प्लस हाफ H2। ओवरऑल रिएक्शन यही बची। अब चेक करो, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो मेरे पास कंसंट्रेशन लिखी थी P1 P2 एंड C1 C2, इसको मैं Q के फॉर्म में रख दूँ, रखो। तो C1 P2, इस पर कितना था 1 हाफ। इस तरीके से सबसे पहले तो तुमने इसको असाइन कर लिया, C2 1 P1 हाफ। अब क्या करोगे, वही फॉर्मूले पे आओ, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 Q। हमने कहा E नॉट सेल की वैल्यू है 0 माइनस n की वैल्यू है 1, तो 0.059 अपॉन 1 लॉग बेस 10। अब Q, ये जो हमने Q लिखा है इसको यहाँ पे प्लेस करना है, बस कर दो प्लेस। C1 अपॉन C2, दोनों पे 1 1 है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनटू P2 अपॉन P1, क्या है दोनों पे, हाफ, लगा दिया। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो माइनस 0.059 लॉग बेस 10 C1 C2। अब क्या करोगे, जब हाफ इस तरीके से लिखा होता है, छोटी सी मैथ्स है तो समझो, जब इस तरीके से लिखा होता है तो ये कहाँ पावर कहाँ जाती है, आगे, तो ये पावर आगे आती है, क्या लिखा जाएगा, हाफ लॉग P2 अपॉन P1। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो सिमिलर चल रहा है, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो C1 C2 और P2 P1 है, यहाँ पर आप अपनी वो वाली वैल्यूज लिख दो जो हमने सेल रिएक्शन लिखी थी। तो फटाफट से लिखें, माइनस लॉग H प्लस A एनोड के रिस्पेक्ट में, माइनस लॉग H प्लस C कैथोड के रिस्पेक्ट में। एनोड और कैथोड के रिस्पेक्ट में मैंने ये दोनों वैल्यूज लिखी हैं, और देखो होल ओवर होल ब्रैकेट से माइनस का मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो आगे इसको जाके हमें और खोलना है इस ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट को मैं जब खोलूंगी तो सिंबल चेंज होंगे, ध्यान रखना। तो देखो ये क्या था, माइनस हाफ लॉग P2 अपॉन P1 C और A कैथोड और एनोड के रिस्पेक्ट में। इतना वाला पोर्शन अभी सेम चल रहा है, अभी इसी पोर्शन पे बात हुई है। ठीक है, अब आओ, अब मैंने जो माइनस था उसका मल्टीप्लाई करवा लिया पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस लॉग H प्लस एनोड के रिस्पेक्ट में माइनस माइनस लॉग H प्लस कैथोड के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, और हाफ लॉग P1 P2। अब देखो यहां से तुम्हारे पास जो ई सेल आएगा होल ओवर, इसको चेक कर लो पूरे में से, तो क्या बचा, PH माइनस PHC एनोड और कैथोड के रिस्पेक्ट में, प्लस हाफ लॉग बेस 10 P अपॉन एनोड और कैथोड के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से तुम निकालोगे, ये हाइड्रोजन के लिए मैंने बताई है, सॉरी छोटी सी इस पर मैथ्स थी जो तुमको भी अप्लाई करना आनी चाहिए, मैं वही कहूँगी। तो कोशिश करो इसको क्या करना, यहाँ तक रिलेशन लिख ले, दिक्कत नहीं आई। इसके बाद ये फॉर्मूला लिखना, फिर खुद का पेन चलाना, देख देख के लिखना चाहे, ये रखी ये रखी ये रखी, तुम सिर्फ दिक्कत करोगे ये माइनस प्लस में। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये मत करना, सब बढ़िया हो जाएगा। जो ये गलती कर दी ना, और तो कुछ है ही क्या, ये तो सीधी सीधी वैल्यू है, P2 P1 C1 C2 P2 P1, दो चीज़ चल रही है। फिर बाद में इसको हमने H प्लस की कंसनट्रेशन के टर्म्स में लिख लिया है, बस गलती करोगे माइनस प्लस में, वो मत करना। आ जाओ, कर लिया, होल ओवर रिजल्ट आ गया। ई सेल को हमने H2 इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। द EMF ऑफ अ कंसंट्रेशन सेल है 298 केल्विन। कितने केल्विन पे, 298 केल्विन पे बात कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ अब इलेक्ट्रोड ली है जिंक की, तो देखो Zn से Zn+2 कंसंट्रेशन का चेंज देखना है सिर्फ, और Zn+2 से Zn, तो C1 C2 ले लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। तो ई सेल इज इक्वल्स टू वही E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 Q। तो यहाँ पर E नॉट सेल तो 0 चल रहा है, तो 0.059 अपॉन n1 लॉग C2 अपॉन C1। यहाँ आप देखोगे कि C1 लेस देन है C2 से, C1 लेस देन C2 स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है पूरा चेक करने की, वहाँ न्यूमेरिकल हैंड में पूछा जाएगा, वैल्यूज़ दी जाएंगी। एक मैंने करके बता दिया, H2 के रिस्पेक्ट में पता चल जाए कि कैसे किया जाता है। तो अब देखो, अब हम लोग को नेक्स्ट क्या देखना है, केसेस देखने हैं कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के। उसमें हम सबसे पहले आपके साथ बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी कि हम मॉल्टन NaCl के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अब ये याद होगा कि जब कभी भी NaCl के डिसोसिएशन के बिहाफ पे मैंने आपके साथ चर्चा की है, तो NaCl किस में डिसोसिएट होगा, एक प्लस आयन में एक माइनस में, और वो भी कैसे, Na प्लस में एंड Cl माइनस में।
तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 मोल्स लिए हैं NaCl के, तो डिसोसिएशन जब होगा तो ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl-, ये एक सिंपल अगर डिसोसिएशन देखा जाए तो इस टर्म में होगा। अब आप देखिए यहाँ जो रिएक्शन अगर हो रही है 2 इलेक्ट्रोड्स पे, तो अब हमें वो दोनों चेक करनी है, और वो कैसे चेक करोगे, कैथोड और एनोड दोनों के रिस्पेक्ट में। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि मैम आपने यहाँ पर प्लस का साइन क्यों नहीं इंडिकेट किया है। तो देखो जब हम सिंपल सेल रिएक्शन लिखते हैं तो आप उसको लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, और नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जस्ट एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन बताया है डायरेक्ट, ठीक है, तो वो इतना मेजर फैक्टर नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आप कैथोड पे अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ Na प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना 2Na, और यहाँ पर आप कहते हैं जो ई नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, -2.71 वोल्ट। लाइक इन द केस ऑफ जब एनोड पे रिएक्शन होगी कि 2 Cl- है तो क्या होगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ई नॉट की वैल्यू देखी जाए तो -1.36। तो दोनों केसेस में आप देखो तो ई नॉट की वैल्यू कम दिख रही है, किसके रिस्पेक्ट में है, एनोड वाले के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ अगर ओवरऑल रिएक्शन को मैं चेक करूँ तो आप कहते हैं ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl-। कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है ये। तो आपने कहा ये लीजिए ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl2, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है, होल ओवर रिएक्शन को लिखिए ट्वाइस ऑफ NaCl गिव राइज टू 2Na प्लस Cl2। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे पूरे के पूरे फॉर्मूलेशन में। इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो, तुम प्लस लेके चलो, इतना सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ ये देखो यहाँ प्लस ये रहा, अब ठीक है, चलो अब आ जाओ। तो अब देखो हम लोगों को नेक्स्ट क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ मैं, एक्वस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। इससे पहले हमने बात की पहले मॉल्टन स्टेट की, अब हम चेक करेंगे एक्वस स्टेट में। तो फिर से वही हमें सबसे पहले जो चेक करना है वो क्या है, डिसोसिएशन ऑफ आयंस। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ जब सोडियम क्लोराइड के लिए तो NaCl का डिसोसिएशन चेक कर लिया जाए, क्या होगा Na प्लस में और Cl माइनस में। अब क्योंकि चर्चा में क्या है, एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर H2O भी यूज लेना होगा। तो आप H2O का डिसोसिएशन भी चेक कर लीजिए, और पढ़ते आ रहे हैं, पता है अच्छे से क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस। अब हमको क्या चेक करना है, यहाँ पर आगे फर्दर प्रोसेस में वही कैथोड के पार्ट की रिएक्शन और एनोड के पार्ट की रिएक्शन, जिससे आपको पता चलेगा कि इन द एंड कैथोड पे क्या इवॉल्व हो रहा है और एनोड से क्या लिबरेट हुआ है। तो चलो सबसे पहले अगर मैं कैथोड की रिएक्शन चेक करूं तो आइए इधर देखते हैं। अपन ने कहा रिएक्शन में ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो किस में कन्वर्ट हो गया, 2Na में। अब साथ साथ यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को E0 से हम बताते हैं, कितनी है, -2.71 वोल्ट। अब इसी के साथ अगर मैं H2O की भी चेक करना चाहूँ तो ये देखिए ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फिर से वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, वो कितनी है, -0.83। ये चीज बिल्कुल याद रखना कि इट इज इन द टर्म्स ऑफ माइनस। तो डिफरेंस यहां समझ में आ रहा है कैथोड और एनोड के बेसिस पे। अब इस डिफरेंस से हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि जो H2 गैस है वो कहां इवॉल्व होगी, कैथोड पर। और इसका मतलब क्या हुआ, जब H2 गैस इवॉल्व हो रही है कैथोड पे, मतलब Na प्लस जो आयंस हैं वो कहाँ रहेंगे, वो अभी भी रिमेन इन द सोल्यूशन में। तो ये किस पार्ट की बात की है हमने, कैथोड वाले पार्ट की बात समझ में आ गई है। हमने Na की रिएक्शन देखी है, हमने H2O का देखा है, और यहाँ से हमें पता चला कि जो Na प्लस आयंस हैं वो तो अभी स्टिल इन द सोल्यूशन, जबकि कैथोड पे क्या इवॉल्व हो रहा है, H2 गैस। अब ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट एनोड वाले पार्ट पे। तो एनोड पे चेक कर लो, ट्वाइस ऑफ H2O, होल ओवर रिएक्शन को आप चेक करोगे तो यहाँ E0 की वैल्यू देखो, और फिर ट्वाइस ऑफ Cl माइनस, क्योंकि हम बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एनोड के रिस्पेक्ट में। तो दोनों केसेस से वहाँ आपने देखा कि H2 कहाँ इवॉल्व हो रही थी, कैथोड पे, यहाँ Cl2 होगी एनोड पे, ठीक है, बाय ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट, जबकि OH माइनस आयन रिमेन्स रहेंगी। क्या देखा आपने, जब आपने बात की कैथोड की बेटा, तो आपने क्या कहा, ये देखो आपने कहा H2 इवॉल्व होगी कैथोड पर, Na प्लस आयन रिमेन्स रहेंगे। H2 तो थी आपकी कैथोड पे, और Na प्लस आयन किस में थे, सोल्यूशन में। और ऐसे ही जब आपने बात की एनोड पे, तो आपने क्या कहा होल ओवर, कि जो Cl2 गैस है वो तो इवॉल्व होगी एनोड पे, और यहाँ कौन से आयंस हैं, OH माइनस आयंस, ये कहाँ रहेंगे, सोल्यूशन में। बस
इतनी सी बात जो है वो तुमको याद रखनी है। तो देखो ऐसे करके हमने पूरे के पूरे चैप्टर को ढंग से एक बार, अभी पूरा चैप्टर नहीं हुआ है, इस पार्ट की बात कर रही हूँ मैं जहाँ हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं। अब देखो मैं इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलराश लॉ। कोलराश लॉ से पहले फिर से तुमको एक चीज़ कहूँगी, इस वाले पार्ट को थोड़ा एक बार रिवाइज करना, क्योंकि यहाँ तुमने वैल्यूज़ निकाली हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़, ठीक है। तो वो जो वैल्यूज़ हैं तुमको असाइन करना आनी चाहिए। तो फिर से मैं कहूँगी बिल्कुल कॉपी पेन लो, सेशन खोलो, चेक करो, देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार देख के लिखोगे, तीसरी बार तो खुद लिख पाओगे, बस यही चाहिए। तो अब हमें टेंशन तो लेनी ही नहीं है, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बड़े ही प्यारे ढंग से समझो। और हम सेशन छोटे रख के चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम टू द टॉपिक में, एक टॉपिक के साथ कभी भी दूसरा टॉपिक मर्ज नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, मैथमेटिकल हैंड है, जहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होती है मेरे बायो वाले बच्चों को। तो वो दिक्कतें हम नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे, बढ़िया से करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।